जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमसीक्यू स्टडी पर। आज हम जीके जीएस का हम 18वां क्विज कराने जा रहे हैं। ये क्विज आपके उन सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें भी जीएस वगैरह आएगी। फ़िलहाल तो अभी यूपी में यूपी पीसीएस होने वाला है, तो आप यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं। एमपी पीसीएस के लिए भी ये क्वेश्चन जो है ये क्विज काम आएगा। तो आज हम देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में वर्णांता से पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है और पुरुषों में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। उपर्युक्त के आधार पर सही कथन का चयन कीजिए। मतलब ये दो कथन दिए गए हैं। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में वर्णांता की पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है। दूसरा, पुरुषों में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। इन दोनों कथनों के आधार पर सही कथन का हमें चयन करना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। केवल एक, केवल मतलब केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, या कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा सही है हमें बताना है। तो ये जो दोनों कथन हैं, ये दोनों कथन सही हैं, क्योंकि पुरुषों में जो है केवल एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसके प्रभावित होते ही पुरुष जो है वर्णांता से पीड़ित हो जाते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा कि पुरुषों में वर्णांता से पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। तो जैसे वो प्रभावित हुआ तो पुरुष तुरंत वर्णांता से पीड़ित हो जाता है। लेकिन स्त्रियों में 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। वे तब तक उस मतलब कौन सा वर्णांता के रोग से बची रहती हैं जब तक उनके दोनों क्रोमोसोम प्रभावित ना हो जाएं। अगर पुरुषों में एक एक्स क्रोमोसोम प्रभावित हुआ तो पुरुष वर्णांता का शिकार हो जाएगा। लेकिन स्त्री में अगर एक एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होता है तो वो केवल रोग की वाहक बनती हैं, वो प्रभावित नहीं होती, केवल रोग की वाहक बनती हैं, क्योंकि स्त्रियों में 2 एक्स क्रोमोसोम रहते हैं। इसे याद रखिएगा। तो इसके जो दोनों कथन हैं, ये दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। दूसरा है, यह शरीर में गैसीय संवहन का कार्य करता है। तीसरा जो है, यह शरीर को ऊर्जा देने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है। तो इसमें कौन से जो ऑप्शन है ये पूछा गया है, कौन से सही हैं, ए बी, बी सी, ए सी या ए बी सी। तो हम पहले कथनों को देख लेते हैं कौन कौन से कथन हैं। यह अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। तो ये जो है, ये प्रोटीन जो है अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। ये ऑप्शन सही है। यह शरीर में गैसीय संवहन का कार्य करता है। ये भी ऑप्शन सही है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है। ये गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का जो प्रमुख खाद्य पदार्थ कौन करता है, वो वसा करता है। वसा, फैट जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य पदार्थ है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए और बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन ए इसमें जो दिया है, ए और बी, ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। हमें देखना है, ये विटामिन दिए गए हैं और उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही नहीं है। तो विटामिन ए का रेटिनॉल आप सभी जानते हैं, रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का कौन सा होता है, विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो एक ये सुमेलित नहीं है। इसके अलावा देख लेते हैं कौन सा, विटामिन डी सही है, कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई टोकोफेरॉल। आप जानते हैं विटामिन ई टोकोफेरॉल होता है। तो अगर हम बात करें विटामिन सी का क्या होता है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये जो नियासिन दिया गया है, ये नियासिन किसका होता है, ये विटामिन B3 का होता है, रासायनिक नाम नियासिन। तो विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा और नियासिन जो दिया है विटामिन B3 का हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है। यही हमें ढूंढना था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। दूसरा है कथन, लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण प्याज का रंग लाल गुलाबी होता है। कैप्सेन की उपस्थिति के कारण मिर्च में तीखापन होता है। तो हमें देखना है कौन सा जो है इसमें सही ऑप्शन होगा। तो इसमें पहला जो है, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है, तो ये बिल्कुल सही है। लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण प्याज का रंग जो है लाल
ऑब्लिक गुलाबी होता है, तो ये होता है एंथोसाइनिन के कारण। प्याज का रंग जो है लाल या गुलाबी होता है, लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण नहीं होता। प्याज का रंग जो है एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। लाइकोपिन से किसका रंग होता है? लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है, ये से याद रखना। लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है, जबकि प्याज का रंग लाल या गुलाबी होता है एंथोसाइनिन के कारण। तो ये दूसरा ऑप्शन जो है ये गलत हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा ऑप्शन, कैप्सेन की उपस्थिति के कारण मिर्च में तीखापन होता है। हाँ, तो ये ठीक है, कैप्सेन की उपस्थिति के कारण मिर्च में तीखापन होता है। और जो मिर्च का लाल रंग होता है कैप्सेंथिन के कारण मिर्च का जो है तीखापन होता है मिर्च में कैप्सेन की उपस्थिति के कारण। और लाल रंग जो होता है कैप्सेंथिन के कारण, अरे बहुत कैप्सेंथिन के कारण होता है मिर्च में तीखापन, और कैप्सेंसिन के कारण होता है मिर्च में, एक मिनट थोड़ी सी गड़बड़ आ गया, मिर्च में तीखापन कैप्सिन के कारण और कैप्सेंथिन के कारण मिर्च में लाल रंग होता है, ये याद रखना है। लाइकोपिन के कारण होता है टमाटर का लाल रंग, और प्याज का लाल और गुलाबी रंग होता है किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण। और कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। तो ये ऑप्शन बी इसमें गलत था, बाकी ए और सी सही थे। तो ए और सी, ये ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मायोपिया के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र गोलक कुछ बड़े हो जाते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस युक्त चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से कथन सही हैं। पहला कथन क्या था? इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र गोलक कुछ बड़े हो जाते हैं, ये राइट आंसर है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता, ये भी सही है। और मायोपिया ये होता है मतलब निकट दृष्टि दोष में दूर स्थित नहीं देख सकते, और दूर दृष्टि दोष में निकट स्थित नहीं देख सकते, ये उल्टा होता है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस युक्त चश्मे का उपयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस युक्त चश्मे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष के लिए क्या किया जाता है? उत्तल लेंस युक्त चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो इसमें से जो है तीनों ऑप्शन सही हैं। तो हम देख लेते हैं आंसर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके कारण प्याज काटने पर आंसू आ जाते हैं? तो प्याज काटने पर आंसू आ जाते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फेनिक अम्ल के कारण। जब हम प्याज काटते हैं तो हमें प्याज काटने पर आंसू आ जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हड्डियों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। इसमें से क्या आवश्यक नहीं है हड्डियों के निर्माण और मजबूती के लिए? तो कैल्शियम आवश्यक है, आप सभी जानते हैं। फास्फोरस भी आवश्यक है। आयोडीन उतना ज़रूरी नहीं है। आयोडीन, फ्लोरीन ये भी आवश्यक है। तो जो हड्डियों के निर्माण के लिए और मजबूती के लिए मानव शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन और मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। मैग्नीशियम भी याद रखिएगा, मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सेरेब्रल पाल्सी सामान्यतः छोटे बच्चों में पाए जाने वाला रोग है। दूसरा है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो इसमें से देखना है कि कौन से कथन सही है। आप सभी जानते हैं सेरेब्रल पाल्सी जो है सामान्यतः छोटे बच्चों में पाए जाने वाला रोग है, ये सही है आंसर मतलब कथन। इसके अलावा यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ये भी कथन सही है। तो यानी इसमें दोनों कथन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइकेन के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, हमें इनको देखना है कौन सा कथन सही है। साथ में देखते चलते हैं जिससे टाइम बचेगा। तो यह वायु प्रदूषण का जैव सूचक है, आप सभी जानते हैं वायु प्रदूषण का जैव सूचक होता है लाइकेन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। यह थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है, ये भी सही है। इसके अलावा ये कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनता है, संयोजन होता है ये कवक और शैवाल का लाइकेन।
कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में कौन होता है, तो हमें लाइकेन बताना है। और कवक और शैवाल का संयोजन भी लाइकेन है, और लाइकेन एक थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है। तो इसमें तीनों ऑप्शन जो हैं सही हो जाएंगे, तो आंसर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए रोज़ इसी प्रकार के क्विज लेकर आएंगे, और हम आपके लिए हिंदी के भी क्विज लेकर आएंगे और करंट अफेयर के भी क्विज लेकर आएंगे, और कोशिश करेंगे कि कुछ सब्जेक्ट भी पढ़ा सकें आपको। लेकिन फिलहाल जीएस, हिंदी और करंट अफेयर, इनके तीनों के क्विज आपको समय समय पर बराबर रूप से मिलते रहेंगे, वो भी पर डे बेसिस पर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? तो कौन से विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है? तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। याद रखिएगा, B3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, और यह मानसिक और पाचन प्रक्रिया से संबंधित रोग होता है। पेलाग्रा रोग किससे होता है संबंधित? मानसिक विकास और पाचन प्रक्रिया से संबंधित होता है पेलाग्रा रोग। अगर हम बात करें विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी होता है, आपको याद रखना है। B2 की कमी से शरीर के भार में कमी, मतलब भार कम हो जाता है शरीर का। और B12 की कमी से क्या होता है? रक्त की कमी हो जाती है, एनीमिया कहते हैं जिसे। अगर हम बात करें B12, इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में सीधे वो पूछ लिया जाता है कि रासायनिक नाम बताइए इसका। तो विटामिन B12 का है साइनोकोबालामिन। इसमें हमें ये याद रखने की बात है कि यह एकमात्र धातु युक्त विटामिन है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा धातु युक्त विटामिन है, तो B12 है, एकमात्र होता है ये धातु युक्त विटामिन। और इसमें कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट धातु इसमें होती है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो विटामिन B12 में पाई जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और याद रखिएगा कि वसा में जो विलेय विटामिन होते हैं वो होते हैं ADEK। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। और जल में विलेय विटामिन होते हैं B और C। BC होते हैं जल में विलेय, और ADE और K जो होते हैं वसा में विलेय होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल में जो तत्व पाया जाता है वो आयरन नहीं पाया जाता, कापर नहीं, मैग्नीज भी नहीं, मैग्नीशियम। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल में जो आवश्यक तत्व पाया जाता है वो मैग्नीशियम। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न भी आ चुका है। तो याद रखिएगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। कई बार इस तरीके से पूछ लेते हैं कि पौधों को जो भोजन बनाने के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम, प्रकाश संश्लेषण ना देके, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण आप जानते हैं पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन? कुछ कथन दिए गए हैं, उसके बारे में देखना है। तो विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फंक ने किया था। आप सभी जानते हैं, बिल्कुल सही है। विटामिन शब्द का जो प्रयोग किया था सबसे पहले फंक ने किया था। विटामिन विभिन्न उपापचयिक क्रियाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो ये भी सही है। विटामिन विभिन्न उपापचयिक क्रियाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। और विटामिन B और C वसा में घुलनशील है। देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि कौन से वसा में घुलनशील होते हैं। ADEK जो हैं वसा में घुलनशील होते हैं, और B और C जो हैं जल में घुलनशील होते हैं। तो ये दोनों करेक्ट हैं, और ये रॉन्ग हो जाएगा। तो A और B जो है इसमें करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन B इसमें राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज के सिद्धांत से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है आर्किमिडीज के सिद्धांत से जुड़ा हुआ? पहला कथन देख लेते हैं। जब कोई वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो वह नीचे से ऊपर की ओर लगते हुए एक बल का अनुभव करती है।
इस बल को कौन सा कहते हैं? इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। जब कोई वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो नीचे से ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करती है, इस ऊपर लगते हुए बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले स्टेटमेंट पर देखते हैं। यदि यह उत्प्लावन बल ना हो तो लोग पानी में नहीं तैर सकते और जहाज या नाव पानी में प्लावन करने के बदले उसमें डूब जाएंगे। ये बिल्कुल सही है। अगर उत्प्लावन बल ना हो तो जो जहाज या नाव हैं या लोग भी हैं पानी में तैर नहीं सकते बल्कि उसमें डूब जाएंगे। तो ये भी राइट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले कथन पर चलते हैं। तीसरा कथन है, जब कोई वस्तु किसी द्रव या गैस में पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है तो उसके भार में आभासी वृद्धि वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा विस्थापित द्रव या गैस के भार के बराबर होती है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये आभासी वृद्धि नहीं होती यहाँ पर अगर आभासी कमी होती तब ये स्टेटमेंट सही होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ऊपर के दो जो स्टेटमेंट सही है, मतलब 1 और 3 स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिन राशियों को केवल परिमाण से पूर्णतः व्यक्त किया जा सके उन्हें अदिश राशि कहते हैं। तो कौन सा है इसमें जो है परिमाण से पूर्णतः व्यक्त किया जा सके उन्हें अदिश राशि कहते हैं। ये वे राशियाँ, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। जिन राशियों को केवल परिमाण से पूर्णतः व्यक्त किया जाता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। ठीक है। और लंबाई, आयतन, त्वरण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अदिश राशियाँ हैं। तो ये जो है ये अदिश राशि नहीं है बल्कि ये सदिश राशि है। लंबाई, आयतन, त्वरण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ये जो है ये सदिश राशि हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन जो है केवल एक इसमें राइट आंसर होगा। तो केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए ये वाला राइट हो जाएगा। अब हम थोड़ी इसको डिटेल में देख लेते हैं। जिन राशियों को केवल परिमाण से पूर्णतः व्यक्त किया जा सके उन्हें अदिश राशि कहते हैं। ये स्टेटमेंट में भी दिया था, बिल्कुल ठीक है। किसी राशि के अदिश होने का अर्थ है कि उसमें कोई दिशा नहीं होती है। अदिश राशियों के उदाहरण कौन से होते हैं? जैसे द्रव्यमान, लंबाई, आयतन, समय, चाल, त्वरण, विद्युत एक मिनट। जिन राशियों को केवल परिमाण से पूर्णतः व्यक्त किया जा सके उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। ये ठीक है। जिन राशियों को परिमाण से पूर्णतः व्यक्त कर दिया जाता है उन्हें अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। किसी राशि के अदिश होने का क्या अर्थ होता है? उसमें दिशा नहीं होती। इसके अगर हम उदाहरण की बात करें तो लंबाई, आयतन, समय, चाल, घनत्व, ऊर्जा, द्रव्यमान, ताप, ये सब क्या हैं? ये अदिश राशियाँ हैं। अब हम सदिश राशि के बारे में जानते हैं। जिन राशियों के परिमाण तथा दिशा, जिन राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं उन्हें कौन सा कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसके उदाहरण क्या होते हैं? इसके उदाहरण होते हैं विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सदिश राशियाँ होती हैं। तो इनको याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति विषयक नियमों का प्रतिपादन किया था। तो ये जो है ऑप्शन ये सही है स्टेटमेंट। जो सर आइजैक न्यूटन थे उन्होंने 1687 में एक बुक निकाली थी, उसी में अपने गति विषयक नियमों का प्रतिपादन किया था। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक सरल रेखा में समान वेग से गति कर रहा है तो उसकी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी हो सकता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है। आप जानते हैं इस नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए, ये लिखा भी है तीसरे में, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ये तीसरा भी सही हो जाएगा दूसरे के साथ साथ, और पहला तो सही था। इसके बाद चौथा भी देख लेते हैं। चौथा भी देख लेते हैं। चौथा कौन सा है? बल की परिभाषा का ज्ञान हमें न्यूटन के द्वितीय गति नियम से तथा बल की माप प्रथम गति नियम से प्राप्त होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आप जानते हैं F = ma होता है, ये दूसरा ही नियम होता है न्यूटन का।
तो इसमें से कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा, तीसरा कथन सही है, चौथा जो कथन है वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हम पहले थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। महान वैज्ञानिक जो थे आइजैक न्यूटन, उन्होंने 1683 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति विषयक नियमों का प्रतिपादन किया। न्यूटन का जो प्रथम गति विषयक नियम है, जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं, वो स्टेटमेंट फर्स्ट में आपने देख लिया। और बल की परिभाषा का ज्ञान हमें होता है न्यूटन के प्रथम गति नियम से। हमें याद रखना है, न्यूटन के प्रथम गति नियम से हमें बल की परिभाषा का ज्ञान होता है, अगर यहाँ पे प्रथम होता। और बल की माप जो है हमें द्वितीय गति नियम से प्राप्त होती है, यहाँ पे द्वितीय होता, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी 3 जो कथन दिए गए हैं उनको देख लेते हैं और उनमें से हमें बताना है कौन सा कथन जो है सही है। तो हमें उसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला जो कथन हम देखते हैं उसको देख लेते हैं कौन सा इसमें से सही है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है जबकि शक्ति कार्य करने की दर है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है और शक्ति जो है कार्य करने की दर होती है, इसी को हम सामर्थ्य भी कहते हैं। ऊर्जा समय पर निर्भर नहीं करती जबकि शक्ति में समय की पाबंदी है, ये भी राइट आंसर है। और ऊर्जा का मात्रक जूल है जबकि शक्ति का मात्रक वाट है, तो ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसमें जो तीनों ऑप्शन है ये राइट आंसर हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं उपरोक्त कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है उपर्युक्त सभी इसमें सही हो जाएगा। लेकिन हम देख लेते हैं एक चीज़ और, इसमें ऊर्जा और शक्ति में अंतर हम देख लेते हैं। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है जबकि शक्ति कार्य करने की दर होती है। ऊर्जा समय पर निर्भर नहीं करती, हमें स्टेटमेंट में भी दिया था, जबकि शक्ति में समय की पाबंदी होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन कहा गया और दूसरे को कारण कहा गया। तो उसमें से हमें देखना है कौन सा जो नीचे जो कोड दिया गया है उसमें से कौन सा सही होगा। तो पहले कथन हम पढ़ लेते हैं। कथन के अनुसार जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो वो अत्यधिक वेग से आगे की ओर बढ़ती है, जिससे गोली में आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न हो जाता है। गोली भी बंदूक को प्रतिक्रिया बल के कारण पीछे की ओर ढकेलती है, जिससे उसमें पीछे की ओर संवेग उत्पन्न हो जाता है। तो ये कथन तो सही है ये भी, और ये बंदा स्टेटमेंट सही है। और दूसरा, बंदूक का द्रव्यमान गोली से अधिक होता है, जिससे बंदूक के पीछे हटने का वेग गोली के वेग से बहुत कम होता है। तो ये भी स्टेटमेंट के रूप में दोनों सही हैं। लेकिन कथन इसमें नीचे जो कोड दिए गए हैं उसमें देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, ये ठीक है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाएगा। हम इसे थोड़ी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कैसे? आप सभी जानते हैं कि किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग एक क्या है? सदिश राशि है। संवेग संरक्षण के नियमानुसार जब एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय का संवेग तब तक अपरिवर्तित रहता है जब तक वस्तु या वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो वह अत्यधिक वेग से आगे की ओर बढ़ती है, जिससे गोली में आगे की ओर दिशा में संवेग उत्पन्न हो जाता है। गोली भी बंदूक को प्रतिक्रिया, आप जानते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम होता है, न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया है, उसी के अनुसार ही जब बंदूक में गोली छोड़ी जाती है, बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो अत्यधिक वेग से आगे की ओर बढ़ती है, स्टेटमेंट में दिया, जिससे गोली में आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न हो जाता है। गोली भी बंदूक को प्रतिक्रिया बल के कारण पीछे की ओर ढकेलती है, जिससे उसमें पीछे की ओर संवेग उत्पन्न हो जाता है। ये ठीक है। बंदूक का द्रव्यमान गोली से अधिक होता है, जिससे बंदूक के पीछे हटने का वेग गोली के वेग से बहुत कम होता है। दोनों स्टेटमेंट हमने बताए थे सही हैं, लेकिन ये कारण इसका जो है ये सही नहीं है। कथन ए का ये जो आर है ये कारण नहीं है। यदि 2 समान गोलियां भारी तथा हल्की बंदूकों से अलग अलग दागी जाएं तो हल्की बंदूक अधिक वेग से पीछे की ओर हटेगी, जिससे चोट लगने की संभावना अधिक रहती है। आप जानते हैं कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट जो ऊपर जाता है वो भी संवेग संरक्षण पर आधारित होता है।
तो कुल मिलाकर हमें ये जानना है कि इसका जो ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, हमें ये देखना है। तो ऑप्शन दिया गया है विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन। तो इसमें जो है विटामिन किसका निर्माण नहीं होता है हमारे शरीर में? विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि विटामिन ए का भंडारण जो है यकृत में होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में भंडारित होता है? तो याद रखिएगा विटामिन ए जो है इसका भंडारण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, इसमें ये प्रश्न पूछा गया है। तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, इसके लिए हमें बाहरी स्रोतों से हमें विटामिन ए को लेना पड़ता है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मछली, दूध, पनीर इत्यादि पर हमें विटामिन ए के लिए निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन विटामिन ए का भंडारण जो है यकृत में होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें दिया गया है टीका और उसके खोजकर्ता है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है हम देख लेते हैं। चेचक, इसका एडवर्ड जेनर, चेचक की टीके की खोज बिल्कुल की थी। एडवर्ड जेनर ने कब की थी? 1796 में। और एडवर्ड जेनर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, मतलब प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग ने की थी, ये सही है। और इंसुलिन की प्राथमिक संरचना की खोज के बारे में बात करें तो ये की थी फ्रेडरिक सेंगर ने, और इंसुलिन की खोज की थी बेटिंग ने। अगले को देख लेते हैं ऑप्शन को। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो ये की थी जोनास ई साल्क। जोनास साल्क या जोनास ई साल्क लिखा रहता है, तो इन्होंने ही की थी इसके पोलियो के टीके की खोज। अगर हम बात करें टीबी के टीके की खोज, तो फ्लेमिंग ने नहीं की थी। टीबी की टीके की खोज किसने की थी? ये की थी यूरिन काल्मेट ने की थी। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीन ऑप्शन पूरी तरह सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है सुमेलित नहीं है। टीबी की टीके की खोज किसने की थी? यूरिन काल्मेट ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। और आप हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। आपको YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। आप हमारे GS क्विज की प्लेलिस्ट से भी जुड़ सकते, प्लेलिस्ट में जाकर हमारे बाकी जो कराए गए अभी तक के GS क्विज हैं उन्हें भी देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है, ये भी ठीक है। दोनों ऑप्शन सही हैं। और लैक्सोमीटर का प्रयोग अस्थि खनिज सांद्रता मापने के लिए किया जाता है। तो लैक्सोमीटर का जो उपयोग है अस्थि खनिज सांद्रता मापने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसका उपयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता के मापन के लिए। याद रखिए, लैक्सोमीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता के मापन के लिए किया जाता है। तो जो दो ऑप्शन है ये सही हैं, ए और बी। तो देख लेते हैं इनमें से, इसमें से जो ऑप्शन ए है, ए और बी वाला, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का क्विज ये यहीं पर पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट आपके लिए फिर से क्विज लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।